ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी हैव कैपेसिटर्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैपेसिटर्स के बारे में कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं, कैसे उनको यूज करना है। ठीक है, चलिए। तो देखिए कैपेसिटर्स के साथ क्या है, कैपेसिटर्स को अगर आप देखेंगे ना, तो कैपेसिटर्स बेसिकली हमारे पास जितने भी कैपेसिटर आप देखते हो, दे ऑल आर दी चार्जिंग डिवाइसेस, मतलब ऐसा कह सकते हैं, पर ऐसा नहीं है, चार्जिंग तो नहीं, बट दे स्टोर दी चार्ज, मतलब वो एनर्जी स्टोरेज के लिए हम उनका यूज करते हैं। ठीक है ना, तो एनर्जी स्टोरेज यानी कि रेजिस्टेंस जो एक तरीके से एनर्जी या करंट को रोकते हैं, कैपेसिटर उनको स्टोर करते हैं और इंडक्टर उसको मेंटेन करके रखते हैं। ये एक जनरल डिफरेंस है। ठीक, तो कैपेसिटर्स किस लिए यूज हो रहे हैं? दीज आर द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू स्टोर द चार्ज। ठीक है, एंड देयर एबिलिटी या प्रॉपर्टी, कुछ भी कह सकते हो, इनकी जो प्रॉपर्टी है या देयर एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज इज नॉन एज, उसी को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। उसको आप क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो ये आपने पढ़ा होगा कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, है ना, और Q बराबर CV, ये फॉर्मूला होता है इसका, है ना। और ये जो C है, दिस Q बाई V, ये हमारे पास क्या कहता है? ये कैपेसिटेंस है, और इसकी यूनिट क्या है? फेरेड है, फेरेड इसकी यूनिट। ठीक, तो इसका मतलब आप जो कैपेसिटर नापते हैं वो हम यानी कि 10 या तो माइक्रोफेरेड में नापोगे या पिकोफेरेड में नापोगे। ठीक है, तो फेरेड की दो यूनिट आती है, 10 टू द पावर -6 अगर ये है माइक्रोफेरेड, और पिको है तो 10 टू द पावर -12। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसकी भी दो ही वैल्यू है, माइक्रोफेरेड। ठीक है, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6, या फिर पिकोफेरेड। पिकोफेरेड का मतलब क्या हो गया? 10 टू द पावर -12। ठीक, तो कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी है उसको कैपेसिटेंस कहा जाता है। ठीक, अब यहां पे भी अगर आप देखोगे कैपेसिटर जो है तो वो कैसा है? ये है ऐसे, दो हमारे ऐसे बनता है। ठीक है, तो दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर C। यहीं पे अगर आप सिंबल को ऐसे लो, है ना, और ये, तो ये वेरिएबल हो गया, है ना, ये सिंपल कैपेसिटर, ये VC वेरिएबल कैपेसिटर हो जाएगा। ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जनरली जो कैपेसिटेंस या कैपेसिटर्स की हम बात करते हैं, उनके कुछ टाइप्स जनरेट होते हैं यहीं से, जिसको अपन क्या बोलेंगे? ओह सॉरी, हाँ, कोई बात नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। वो बीच में कुछ शीट में स्किप कर गया, कोई बात नहीं। तो ये कैपेसिटर्स मैंने बताया। अब देखते हैं कैपेसिटर के जो टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो टाइप्स में अगर आप देखेंगे, ठीक, तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर क्या है आपके पास? अगर आप टाइप्स देखोगे तो टाइप्स में हमारे पास दो तरीके से आते हैं, सबको पता है, फिक्स्ड और वेरिएबल। ठीक है, एक तो फिक्स्ड वाले हैं, एक वेरिएबल वाले हैं। पर जनरली यहां पे वेरिएबल फिक्स से ज्यादा मतलब नहीं है। यहां एक मतलब हमें जो आता है वो आता है फिक्स्ड के अंदर हमारे पास एक कैपेसिटर की कैटेगरी आती है जिसको अपन कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कि जो कैपेसिटर्स है ना, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं, मतलब इसमें दो कंडक्टिंग प्लेट होती हैं और उनके बीच में एक इंसुलेटर लगाया जाता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब क्या है कि वी प्लेस
अ डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर बिटवीन टू कंडक्टिंग प्लेट्स, दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक डालते हैं और वो ऐसा कुछ कैपेसिटर आपका बन जाता है। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक रहती है। अब इनमें एक तरफ पॉजिटिव जो पोलैरिटी बोलते हैं वो रहती है और एक तरफ नेगेटिव पोलैरिटी रहती है। तो ऐसे ही आपका ये पूरा का पूरा कैपेसिटर रहता है। पहले अब देखो जी, यही सारा खेल जो है ना वो इसी डाइलेक्ट्रिक का है। जो पूरा खेल है इसके टाइप्स में वो डाइलेक्ट्रिक का ही खेल है। जब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं तो पहला जो टाइप आता है दैट इज पेपर कैपेसिटर। माइका कैपेसिटर, सिरामिक कैपेसिटर, एयर कोर कैपेसिटर, ठीक है भाई। तो ये सब फिक्स कैपेसिटर हैं, वेरिएबल नहीं है इनमें ज्यादा, ठीक है, फिक्स ही होते हैं। बट इसमें मेनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ही कंडीशनिंग को समझाया जाता है। और ये जितने हैं इन सब के अंदर अभी वैसे इनिशियली अगर आप देखेंगे तो इनमें नो पोलैरिटी है। जनरली इन वाले में किसी में पोलैरिटी का हिसाब नहीं है। एक कैपेसिटर इसमें आता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। उसके अंदर पोलैरिटी होती है, ठीक है, वो भी आगे देखेंगे, ठीक। बट इन सब में नहीं है। अब इनकी अगर कोई कंस्ट्रक्शन या टाइप सबसे पूछ ले तो देखो बहुत इजी है, सब में एक ही क्रम कहानी आपको लिखनी है। क्या कहानी है वो? देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या है कि भैया दो कंडक्टिंग प्लेट होती है, उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक होती है। तो ये कैपेसिटर बनाए ही ऐसे जाते हैं कि एक प्लेट होगी कंडक्टिंग, ठीक, फिर बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, फिर एक कंडक्टिंग प्लेट हो गई, फिर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, फिर एक प्लेट हो गई कंडक्टिंग, फिर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे ये पूरा का पूरा हिसाब किताब बनता है और फिर इनसे यहां पे ऐसे टर्मिनल्स लगा दिए जाते हैं। इस पूरे को कवर कर देते हैं, ठीक। तो देखो दो प्लेट के बीच अगर आप पेपर यूज कर ले तो एज अ डाइलेक्ट्रिक, तो वो कैपेसिटर बन गया पेपर कैपेसिटर, खत्म, बस इतना ही है डेफिनेशन, है ना। इफ यू यूज पेपर एज अ डाइलेक्ट्रिक एज अ इंसुलेटर बिटवीन द टू कैपेसिटर्स देन इट विल बिकम पेपर कैपेसिटर। दूसरा क्या है? माइका कैपेसिटर। माइका कैपेसिटर क्या हो जाएगा कि जब दो डाइलेक्ट्रिक्स, है ना, एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट एक दूसरी, है ना, ठीक। अब आपने दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में क्या कर दिया? डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, किसका? माइका का। माइका की डाल, है ना, ऐसे माइका की शीट्स लगाते हैं तो माइका कैपेसिटर हो जाएगा। सेरामिक की डालते जाओ, सेरामिक कैपेसिटर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप बदलते जाएंगे, है ना, आप क्या करो, बस इंसुलेटर चेंज करते जाओ, डाइलेक्ट्रिक चेंज करते जाओ दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में, तो वो आपका वही वाला कैपेसिटर बनता जाएगा, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक डाइलेक्ट्रिक फिर कैपेसिटर, फिर वो, फिर डाइलेक्ट्रिक, फिर ये, फिर वो, तो इस तरीके से वो पूरा का पूरा चलता रहता है। इट्स इजी, सिंपल, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? कोई डाउट? आई गेस ये समझ आ जाएगा, है ना। तो इतना ही आपको लिखना है कैपेसिटर्स में। अब आते हैं हम कैपेसिटर में, एक हमारे पास आता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। क्या कहते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर एक अपने आप में अपना एक ऐसा कैपेसिटर है विच हैव पोलैरिटी, जिसके अंदर क्या होती है? पोलैरिटी होती है ना। अब देखो इसमें भी होता क्या है, होगा ही ऐसे ही
है ना, ऐसा कुछ बना होता है ये, आप देखेंगे अगर जब एक शॉर्ट लेग होगी एक बड़ी लेग होगी, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसे दो लेग्स इसमें आती है नेगेटिव पॉजिटिव में, ठीक है, दिस जो भी इसकी वैल्यू हो, ठीक है। तो ऐसा ये एक कैपेसिटर रहता है जिसमें शॉर्ट लेग होती है, बड़ी बड़ी वाली पॉजिटिव, शॉर्ट वाली नेगेटिव होती है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है इसमें आप देखेंगे इसमें क्या रहता है, इसमें भी वही पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स रहेंगी, ठीक है, जो कंडक्टिंग है, ठीक है, एल्यूमिनियम टाइप की होती हैं, और दूसरा डाइलेक्ट्रिक रहेगा बीच में, सेपरेशन के लिए, ठीक है। कोई भी डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, बस मेन फैक्ट ये है कि इसके अंदर हम पोलरिटी प्लेट्स बिठाते हैं, प्लेट्स जो है हमारी वो पोलरिटी होती हैं, इसमें क्वार्ट्ज वगैरह का भी डाइलेक्ट्रिक हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट है इलेक्ट्रोलाइटिक। तो जब हाँ आपको पोलरिटी लगानी है वहां पे आप इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे सर रजिस्टर है, तो रजिस्टर में जो जनरली क्वेश्चन आता है व्हाट इज रजिस्टर, डिफाइन इट्स यूनिट, रेजिस्टेंस क्या है, उसके टाइप्स, उसके कलर कोडिंग, ये बस जनरल छोटे छोटे। कैपेसिटर में भी उसके टाइप्स पूछ ले, पैरेलल प्लेट हो, जो मैंने आपको बताया उतना थ्योरेटिकल है, उतना ही लिखना है जैसे मैंने बोला वैसे ही, ठीक है, ज्यादा उसमें परेशानी नहीं होनी। आपकी बुक में और लैंग्वेज भी है, अगर आप कहेंगे छोटे मोटी लैंग्वेज में आपको नोट्स की फॉर्म में बता दूंगा, तो ये 2-3 चीजें इसमें मिल जाएंगी। और कैसे ये पूरा का पूरा काम करता है ये इसमें आपको देखने को आ जाएगा कि हाँ पोलैरिटी क्या है, पैरेलल प्लेट की कैपेसिटर काम कैसे करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कैसे काम करता है, ये पूरा का पूरा इसमें काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास है पूरा तामझाम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का, ठीक। चलिए, तो आई गेस यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे काम करता है। नेक्स्ट वी हैव इंडक्टर्स, ठीक। तो अब ये बीच में कुछ स्लाइड्स छूट गई थी, तो मैं यहां से दोबारा से इधर बता देता हूं, मतलब एम्प्टी स्लाइड छूट गई थी। तो नाउ वी हैव इंडक्टर्स। सो इंडक्टर्स बेसिकली जो आप कॉइल वर्ड यूज करते थे ना, हाँ वो कॉइल ही इंडक्टर है और कुछ नया नहीं है, ठीक। यानी कि आपने ऐसे इंडक्टिव कॉइल बनाई और ये छोड़ दी, सो दिस इज एन इंडक्टर, एल इंडक्टेंस। ऐसे आपने एक कॉइल बनाई यहां पे, इसके ऊपर ये लगा दिया, सो इट्स वेरिएबल इंडक्टर, ठीक है। तो कहने का मतलब डेफिनेशन क्या होगी कि दीज आर दी पैसिव कंपोनेंट्स, ये पैसिव कंपोनेंट्स हैं जी, किस लिए यूज होते हैं, विच आर यूज्ड किस लिए, विच आर यूज्ड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के फ्लो को मेंटेन करते हैं, एंड which are used to maintain the flow of current, and their property, जो इनकी प्रॉपर्टी है या एबिलिटी है टू डू या टू मेंटेन, टू डू दिस, टू मेंटेन is known as इंडक्टेंस। उसको हम इंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है भाई। तो दैट इज नोन एज इंडक्टेंस, सीधी सीधी बात है। एक कॉइल है, इंडक्टर है, वो वेरिएबल होगी, उसको हमने ये कर दिया, इसको अपन इंडक्टेंस बोल देंगे, इंडक्टर हो गया, ठीक। अब देखिए ये जो इंडक्टर है, इस इंडक्टर को कैसे अब आगे काम कर रहा है,
इंडक्टर में अगर आप देखोगे इसके टाइप्स में तो बहुत सारे टाइप हैं। एक आयरन कोर होता है, एक एयर कोर होता है, एक फेराइट कोर होता है, ऐसे अलग अलग। ये एक्चुअली जब आपने पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में मटेरियल पढ़ा होगा ना, ईसीएम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल, तो उसमें ये पढ़े होंगे आपने आयरन कोर, एयर कोर, फेराइट कोर, ये सब जो है हमारे क्या है बेसिकली इंडक्टर्स के टाइप हैं। तो आयरन कोर में क्या रहता है, अगर आप आयरन कोर देखेंगे तो ये हमारा कॉइल बनाया हमने, ठीक, इसके ऊपर अगर ऐसे दो लाइन है तो ये आयरन कोर है, ठीक। अगर ऐसे ही बना हुआ है एक और उसके ऊपर कोई लाइन नहीं है, सिंगल लाइन है, तो एयर कोर है। अगर वो ऐसे बना है, डॉटेड डॉटेड वाली लाइन है, तो वो फेराइट कोर है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो इनके सिंबल्स कई बार पूछते हैं, बता देते हैं, ऑप्शनली आते हैं, आयरन कोर, एयर कोर, फेराइट कोर, ठीक है। अब जो इंडक्टर का सबसे मेजर एप्लीकेशन है वो ऐसे कॉइल फॉर्म में नहीं है, इसका मेजर एप्लीकेशन है ट्रांसफॉर्मर फॉर्म में। तो इंडक्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है वो पढ़ना है विद द ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में कोर इंडक्टर यूज नहीं होता, उसका वर्जन या उसका एप्लीकेशन यूज होता है, दैट इज नॉन एज द ट्रांसफॉर्मर। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। चलो ठीक है, तो अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक, आपको जो टॉपिक जितना डिटेल में पढ़ा है उसको उतना ही डिटेल में पढ़ना है, और जिस पे मैं थोड़ा कम वो बताया कि ये चीज इतनी है इतना ही आएगा तो उसको उतना ही जानना है, क्योंकि बहुत ज्यादा उस पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो इंडक्टर पे कम होते हैं क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए ट्रांसफॉर्मर क्या है, ट्रांसफॉर्मर आप लोगों ने कई जगह देखा भी है, यूज भी किया होगा और आपको पता भी होगा ट्रांसफॉर्मर के बारे में, बट थोड़ा थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। आपने आई गेस इलेक्ट्रिकल मशीन्स या अभी कोई सब्जेक्ट आपके फर्स्ट सेम में पढ़ा हो या नहीं पढ़ा होगा तो उसमें दोबारा पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, उसमें भी ट्रांसफॉर्मर आया होगा, ठीक है, नहीं तो आगे भी पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर क्या है कि इट इज ये एक डिवाइस है, इट इज अ स्टैटिक डिवाइस, और जिसमें आयरन कोर होते हैं हमारी, ठीक है, विच इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज दी voltage signals without change in its frequency and phase। कहने का मतलब ये वोल्टेज के लेवल को कम या ज्यादा कर सकता है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी और फेज में किसी भी चेंज को किए बिना, कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, और आपका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जो है वो मतलब उसको मेंटेन कर देगा, उसको कम ज्यादा जैसा आप कराना चाहते हैं वैसा ही कर सकता है, ठीक है। तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है तो आपने पढ़ा होगा, सो इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। जो इसका प्रिंसिपल है वो क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल है, उस पे ये काम करता है आपका पूरा, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन का क्या होता है, जैसे ये दो कॉइल है, ये आपने कॉइल लगाई है, इसको आपने सप्लाई दी, ठीक, तो ये फेराडे का एक लॉ था, फेराडे ने एक लॉ दिया। फेराडे का क्या लॉ था आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं। फेराडे ने एक लॉ दिया कि जब किसी कॉइल के थ्रू आप अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग करंट उसमें भेज दो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, धीरे धीरे से म्यूचुअल यहाँ पे फ्लक्स बन जाता है, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, एक फ्लक्स जनरेट हो जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें ईएमएफ की आ जाती है। ये उसने दिया फेराडे ने। बट ये क्या था, ये इसको अपन सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या है कि आपने या एक कॉइल थी, उस कॉइल को सप्लाई दी और उस कॉइल के अंदर ईएमएफ जनरेट हो गया, दिस इज सेल्फ इंडक्शन। बट अगर मैं कहूं कि ये कॉइल यहां है, इसके पास में एक और कॉइल रखी है दूसरी,
तो आपने सप्लाई तो यहां दी, पर इंडक्शन जो है वो करंट इसमें मतलब जनरेट तो इसमें होना चाहिए था, पर वो इसके साथ साथ इसमें भी जनरेट हो गया, दोनों में ईएमएफ बन गया। ठीक है, तो दिस इज म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब एक इधर आपने सिग्नल दिया है पर दूसरे में जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। ठीक, तो जो ट्रांसफार्मर काम करता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। अब इसमें क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ दिस ट्रांसफार्मर। तो आप ये इंट्रो लिख सकते हैं, वर्किंग में मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है इसका वर्किंग या सर्किट। तो जिसका सर्किट है वो कुछ यही है, सिंपल, कोई सर्किट में खास वो नहीं होता। इसमें क्या होता है, एक ऐसे सॉफ्ट आयरन की कोर होती है, इधर आप एक वाइंडिंग लगा सकते हैं, उसको सप्लाई दे दीजिए, एक इधर आपका है, इधर आउटपुट आप बना दो, लोड है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे Vp, यहाँ Vs, यहाँ Np, ये Ns। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो इसमें क्या रहता है कंस्ट्रक्शन में, सर्किट में, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें एक तो सॉफ्ट आयरन का कोर होता है ना, ये हमारा जो है ये सॉफ्ट आयरन का कोर बना होता है एक पूरा। फिर उस कोर के बाद इधर प्राइमरी वाइंडिंग होंगी। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें कुछ भी नंबर ऑफ टर्न्स हो सकती हैं, जिनको हम एनपी बोल देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग। फिर एक हमारी होती है जिसमें हम सेकेंडरी वाइंडिंग होंगी। ठीक है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स है एनएस। ठीक है, फिर इसके बाद सप्लाई होगी, जो भी आप सप्लाई दे रहे हो, और लोड होगा। ठीक है, तो ये 5 चीजें एक पूरे इस सर्किट में होती है ना। अब ये सब जब बना दोगे आप तो इससे ट्रांसफार्मर पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा। अब इसकी वर्किंग कैसे काम करती है, ठीक है, तो वर्किंग में आपको लिखना है क्या है कि जब आप इधर से सप्लाई देंगे, है ना, तो जैसे ही आपने सप्लाई दी तो सप्लाई देते ही क्या होगा कि उसमें अल्टरनेटिंग ईएमएफ जाएगा, तो वो पूरा का पूरा ऐसे उसमें कॉइल में घूमेगा, नंबर ऑफ टर्न्स है उसमें बनी हुई, तो उस टर्न्स के हिसाब से उसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। और जैसे ही ईएमएफ जनरेट होगा इधर की तरफ उसका क्या होगा, आउटपुट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि व्हेन द अल्टरनेटिंग सप्लाई इज गिवन टू द सर्किट। ठीक है, जैसे आप सर्किट को सप्लाई देंगे, दी ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी वाइंडिंग अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, है ना, फैराडेज के लॉ के हिसाब से, फैराडे के लॉ के हिसाब से उसमें ईएमएफ बनेगा। एंड देन कोर सेटअप द फ्लक्स, कोर जो है वो फ्लक्स को सेटअप कर लेगा अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जो भी उसमें म्यूचुअल इंडक्शन होगा उसकी वजह से कोर फ्लक्स को सेटअप कर लेगा। ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, व्हेन द अल्टरनेटिंग सप्लाई इज गिवन टू द सर्किट, जब आप अल्टरनेटिंग सप्लाई दें सर्किट को, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग में पूरा ईएमएफ ये पूरे में सेटअप हो गया। अब इसके सेटअप होने से क्या होगा, ये पूरे कोर में ऐसे 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 सेट हो जाएगा। अब इसमें म्यूचुअल इंडक्शन से सेकेंडरी वाइंडिंग में भी आ जाएगा। ठीक है, एंड द कोर सेटअप in the core set up the flux according to the mutual induction which passes to secondary winding, जो secondary winding तक जाएगा, है ना, और फिर secondary winding क्या करेगी, and then it gives output to the load, वो लोड पे आउटपुट देगा according to number of turns।
इन सेकेंडरी वाइंडिंग, क्योंकि जो फ्लक्स है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स है उसके हिसाब से वो वहां पे आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये इसका एक डेफिनेशन हो जाता है, एक वर्किंग होगी छोटी सी। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा अगर मानो 10 मार्क्स में एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, तो पहले आप सिंपली एक ये इंट्रोडक्शन लिख दीजिए कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन होगी, प्रिंसिपल पे काम करता है, सर्किट बनाइए, क्या क्या उसमें होता है वो बताइए, वर्किंग लिखिए, और उसके बाद इसका एक जनरल फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला बनता है कि हमें पता है कि जो एनपी है ना, ये इसकी थ्योरी कह लीजिए या फॉर्मूला कह लीजिए, जो इसका फॉर्मूला है वो लिख दीजिए फिर बाद में, कि एनपी इज द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स है हमारी इन प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स आई। ठीक है, फिर एनएस क्या है, एनएस आपकी है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, तो एनपी एनएस ये है। देन ईएमएफ कितना होगा, ईपी, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग में कितना ईएमएफ बना, तो वो हो जाएगा ईपी इज इक्वल टू माइनस एनपी डी फाई बाई डी टी। ये फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, लेंज लॉ, फैराडेज लॉ का ये फॉर्मूला है, वो हो गया। एंड ईएस क्या होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी वाइंडिंग, जो सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना ईएमएफ बनेगा, यही बनेगा सेम, एनपी की जगह एनएस हो जाएगा डी फाई बाई डी टी। जो फ्लक्स तो सेम रहेगा है ना, क्योंकि फ्लक्स सेम होता है, मैंने बोला म्यूचुअल इंडक्शन है। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1, ये 2, तो 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए एक बार, फ्रॉम 1 एंड 2, तो ये क्या हो जाएगा, ईपी बाय ईएस इज इक्वल टू माइनस एनपी डी फाई बाई डी टी अपॉन माइनस एनएस। माइनस पता है लेंज लॉ की वजह से होता है इसमें, ये अगर आपने पढ़े होंगे इलेक्ट्रिकल मशीन में, माइनस से माइनस कट गया, डी फाई बाई डी टी से डी ये कट गया, सो ईपी बाई ईएस इज इक्वल टू एनपी बाय एनएस। ये हमारा पूरा फॉर्मूला बन गया इसका, है ना। इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो ईपी एनएस इज इक्वल टू एनपी ईएस, ऐसे बन जाएगा ये। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना। अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स पता है, प्राइमरी की वोल्टेज पता है, तो सेकेंडरी की वोल्टेज निकाल सकते हो, सेकेंडरी की टर्न्स पता है तो उसकी वो निकाल सकते हो। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये काम करता है। ठीक है, क्लियर आई गेस, गुड। ठीक, तो ये फिर देन कैपेसिटर्स का ही आ गया। तो अब ये जो आपको पीपीटी मिलेगी ना नोट्स के लिए जब, तो पहले इसमें क्या होगा, आपको ऐसे ये मिलेगा रजिस्टर्स, रजिस्टर का इंडक्टर मिलेगा, इंडक्टर के बाद ये सीधे ट्रांसफार्मर मिल जाएगा, कैपेसिटर मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ कैपेसिटर मिलेगा, उसके टाइप मिलेंगे, ये मिलेगा। ठीक है, बट मैंने पढ़ाया पहले कैपेसिटर है फिर इंडक्टर है, तो वीडियो में सिंक अलग होगा, पर जब आपको पीपीटी मिलेगी ये वाली तो उसमें अलग होगा, तो वो थोड़ा सा आप देख लेना उसको। चले, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल। तो इसमें हमने लास्ट जो है अभी ये देखा, जिसमें हमने क्या किया, ये हाँ, तो ट्रांसफार्मर वाला हमने ये पूरा किया। ठीक, तो ये पूरा आपका पहला यूनिट था। विद दिस आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इसमें कोई भी अगर आपको पहली यूनिट में डाउट होते हैं तो आप जरूर पूछेगा। ठीक है, आपको इसमें मतलब ऐसे परेशानी नहीं करनी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहते हैं, आप पूछेगा। ये जितना मैंने यहाँ पे लिखा है ये सब आपको पीपीटी ये वाली भी मिल जाएगी। ठीक, कुछ और अगर आपको एडिशनल नोट्स चाहिए तो वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक, तो बहुत आराम से ये सारी चीजें आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट यूनिट में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।